हेलो गाइस, स्वागत है आपका। गाइस आज की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसको यहाँ पे हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो थी गाइस, वो पोटेंशियल एनर्जी की थी। वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख ले, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। इससे पहले गाइस यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखो, मैं विद्युत ऊर्जा पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे और इस नियम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है इसके बारे में। चलिए गाइस देखते हैं कैसे सोल्व करना है इसको। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन है, डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। बोल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रम द्वारा किसी भी विलगित निकाय की, मतलब क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा को किसी भी रासायनिक प्रक्रम द्वारा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विद्युत ऊर्जा की बात कर लें तो जब विद्युत ऊर्जा होती है तो वो विद्युत ऊर्जा, हमारे घर में विद्युत ऊर्जा आती है जिससे हमारे पंखे, बल्ब, टीवी, कूलर जो भी चलते हैं सब चलता है इससे। तो ये विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है? पंखा चलता है यांत्रिक ऊर्जा में, बल्ब जला प्रकाश ऊर्जा में। तो क्या हुआ, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित हुई, लेकिन खर्च नहीं होती कभी भी। आप देखते हो खर्च हो जाती है ऊर्जा, कभी ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत रहती है, कभी खर्च नहीं होती। अब देखो इसके एग्जाम्पल बेस पे है। पहले तो ये ऊर्जा संरक्षण है। अब क्या करते हैं, इसी का एक एग्जांपल है ये स्प्रिंग वाला सिस्टम। इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग, जो हमने पहले वीडियो में बना कर लिया है पार्ट, इसका आई होप सेकंड या थर्ड है, तो उसमें हमने कर लिया है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जब बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग। तो इसमें क्या बताने वाले हैं, देखो मैंने 3 डब्बे बनाए हैं। एक डब्बा है, इसको क्या करते हैं, पहले प्रेस करते हैं, इसमें जुड़ा हुआ है दीवार से, यहाँ पे दृढ़ाकार दीवार है, इससे जुड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, इस जो अपने पास बॉक्स है, इस बॉक्स को प्रेस करते हैं तो देखो ऐसी कंडीशन आती है। और मैंने स्थिर ऊर्जा के बारे में बताया था क्या कि स्थिर ऊर्जा जैसे किसी वस्तु में आती है तो उसमें क्या करती है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो देखो जैसे ही ये इसको प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग दब जाएगी, स्प्रिंग दबेगी तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। कौन सी ऊर्जा आएगी? स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे इसको छोड़ देंगे तो फिर पीछे आएगा, विवेक से चल रहा है, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर ऐसे दोलन करेगा मतलब। तो इस कंडीशन में ये सेम टू सेम पेंडुलम जैसा ही है, जो लास्ट वीडियो मैंने बताया है, सिंपल पेंडुलम, सरल दोलक। अब क्या बोल रहे हैं कि सेम टू सेम वैसा कैसा है, तो इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा है। तो लेकिन बताना क्या चाहता हूँ कि जो कुल ऊर्जा होती है वो संरक्षित होती है, अर्थात इस स्प्रिंग के लिए बात करूं या सरल दोलक के लिए बात करूं, कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि E का जो आप बोल सकते हैं का मान K प्लस U के बराबर होता है। K क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक्स एनर्जी K और U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, ये स्थिर ऊर्जा का योग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है वो क्या आता है, क्या रहता है? नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत। और जब नियत है तो उस कंडीशन में एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान कम होगा। मतलब क्या है कि अगर देखो नियत है, जैसे मान सपोज करो इसका मान 10 है तो इसका मान K प्लस U का मान, अगर U का मान घटेगा तो क्या मान, K का मान बढ़ेगा, और K का मान बढ़ेगा तो U का मान घटेगा, क्योंकि एनी टाइम किसका मान कितना चाहिए? 10 आना चाहिए। मेरा बोलेंगे मतलब क्या है कि यहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो कैसे होती है? नियत होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है सिस्टम। पेंडुलम जैसा है, इसको जैसे दबाते हैं तो देखो मैं इसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ बॉक्स पे, तो मेरा जो कार्य है वो पहले गतिज ऊर्जा बदलेगा, गति कर रहा है तब तक, फिर जैसे स्थिर ले जाके छोड़ दिया तो वहां पे स्थिर ऊर्जा आ गई, फिर इसको छोड़ेंगे तो ये इधर आएगा जब तक, और माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होगा, मतलब तेज गति से आएगा, वेग बढ़ेगा यहाँ तक, उसके बाद वापस वेग कम होता जाएगा, यहाँ पे आता है वेग शून्य, जहाँ पे वेग शून्य है वहां पे स्थिर ऊर्जा मैक्सिमम। और जैसे उधर गति करेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, फिर वहां पे जाते जाते इस कंडीशन में वापस आ जाएगा तो वहां पे क्या होगा, मान शून्य हो जाएगा। मतलब अगर दबा के छोड़ दिया तो फिर ऐसे ऑक्सीडेशन कर रहा है, इधर उधर गति कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश की ऊर्जा संरक्षण के नियम में। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे विद्युत ऊर्जा के ऊपर। ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया था। अब चलते हैं हमारे ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा पे। देखिए गाइस, अब पढ़ते हैं, ये मैंने लिख दिया है, ये अभी बताऊंगा क्या है। इससे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा की परिभाषा। विद्युत ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, बोल रहा है कि भाई कोई भी आवेशित कण लो, क्या बोल रहा है, किसी भी आवेशित कण में जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। अब ये होती कैसे है, देखो जैसे कोई भी आवेशित कण है, जैसे ये एक आवेश ले लेता हूँ,
ठीक है, ये करना कोई क्यों आवेशित कण ले लेता है, तो या फिर आप इसको अपनी बुक के हिसाब से मानो तो इसको ऐसे मान सकते हो प्लस, ये आवेशित कण है और ये दूसरा आवेशित कण है। तो क्या करता है कि ये जो आवेशित कण है ये आवेशित कब होगा, अभी बताता हूँ। ये मैंने क्या बता रहा हूँ मैं, देखो अपना एक विद्युत क्षेत्र रखता है, प्रत्येक आवेशित का अपना एक विद्युत क्षेत्र रखता है। विद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर किसी आवेश, ये आवेश है प्लस माइनस, किस आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसको हम बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे इसका जो विद्युत क्षेत्र की बात करता हूँ तो अपना इसका अपना विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। तो इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाऊंगा तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ये मुझे पता है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आवेशित कणों के कारण जो ऊर्जा नीत होती है आवेशित कणों में, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, जो मैंने डेफिनेशन में बोल दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि भाई जो आवेशित कण होते हैं, जब प्लस धनावेशित कण को किसी धनावेशित कण के पास लेके जाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब से, ठीक है। इस प्रकार ऋणावेशित कण को ऋणावेशित कण के पास लेकर के आते हैं तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब इस ओवरऑल बोलूं तो सेम समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात है, इसका सिद्धांत है। और जैसे इनको पास लाऊंगा तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, ठीक है। तो और जब आकर्षित कर रहे हैं तो गति करेंगे, और जब आवेश गति करने लग गए तो वहां विद्युत धारा बह जाएगी, और विद्युत धारा बहेगी तो वहां विद्युत ऊर्जा बनना स्वाभाविक है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ कि जैसे इन आवेशों को पास में लाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि देखो अभी तो खुद ही वापस पास में आ रहा है, लेकिन जब मैं बात करूँ कि दो सेम आवेश को पास में लेकर के आते हैं तो उस कंडीशन में मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इस चार्ज को इसके पास लाऊंगा, अन्य चार्ज के पास, मतलब इस आवेश को इसके पास लेके जाते हैं तो क्या करता है, दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में क्या करूंगा, कार्य करूंगा। इसके पास लेके जाते हैं, कार्य करते हैं, और वो कार्य बदलता है, पता है किसमें, ऊर्जा में। और ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा में बदलेगा, और ऊर्जा जो कि हम लेके जा रहे हैं तो ऊर्जा में बदलेगा, और उस ऊर्जा का उपयोग हम यहाँ पे विद्युत ऊर्जा के अंदर करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि भाई इसको चार्ज को वहां पे लेके गए तो उस कंडीशन में ऊर्जा, मेरा बोलने का मतलब है कि भाई स्थितिज ऊर्जा उसमें आ जाएगी। क्या बता रहा हूँ कि एक आवेश को जब मैं लेके जाऊंगा दूसरे आवेश के पास तो उस आवेश में स्थितिज, मैंने जो कार्य किया वो कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब वो स्थितिज ऊर्जा में आ गया तो मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई, अब वो गति कर सकता है चार्ज। जब आवेश मतलब आवेश गति कर सकता है तो उस कंडीशन में उसमें धारा बह जाएगी, और विद्युत धारा बहेगी तो वहां विद्युत ऊर्जा तो आ ही जाएगी, जो मैंने पहले बता दिया। ओके गाइस, तो ये इसका सिद्धांत है, मतलब ये इसकी डेफिनेशन के बारे में कुछ परिभाषा है। अब हम पढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये 6 आपको तरीके देखे हैं, इन 6 तरीके से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हम कर सकते हैं। इन सभी 6 को मैं आपको डायग्राम सहित दिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले तो चलते हैं कोयला संयंत्र पे। इससे पहले गाइस एक चीज और मिस हो गई अपने से, वो चीज ये है कि इस विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन करते हैं तो उसके अंदर उसका ब्लॉक आरेख भी आता है। उसका ब्लॉक आरेख इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ब्लॉक आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है वो मैं बना के बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं एक बड़ा बॉक्स जिसमें हमें लिखना होता है कुछ भी, जैसे कोयले के दहन से बना दें तो लिख देंगे कोयले का दहन। अगर नाभिकीय संयंत्र है तो लिख देंगे नाभिकीय विखंडन, कोयले का दहन नाभिकीय विखंडन से। अब क्या करते हैं, इससे बनाते हैं इधर हमारे, इससे आएगा देखो दो, यहाँ पे 2 डब्बे आएंगे, आपको टोटल गिन लेना है, फिर डब्बे गिनने हैं, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना है ताकि मिस्टेक नहीं होगी आपसे। यहाँ पे आएगा शीतलक, ठीक है, ये शीतलक होता है, इसके साथ मिला हुआ होता है ये शीतलक, ये आ गया। और आगे नेक्स्ट क्या है, टरबाइन है इधर, जहां से ये माइकल फैराडे ने दिया था। ये तरीका माइकल फैराडे ने क्या बताता है कि भाई कोयले का दहन करते हैं तो सबसे पहले किस में जाएगा, अपने ये जा रहा है पानी, यहाँ पे है पानी, और ये शीतलक, यह है वाष्प, और ये होता है टरबाइन। ये क्या बताता है, अब देखो इसका कार्य बता देता हूँ फटाफट। कार्य है कि कोयले का दहन करते हैं, कोयले का दहन अभी इसमें बता दूंगा क्या होता है। तो जैसे कोयले का दहन करते हैं तो इसमें मतलब कोयले के दहन से पानी, भट्टे के अंदर पानी भी रहता है, तो पानी क्या करता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। लेकिन मैंने नीचे बनाया शीतलक। एक चीज और मिस हो गई, ये यहाँ पे भी एरो आएगा। ये शीतलक क्या बताता है, शीतलक करता है क्या करता है, इसकी जो वाष्प उसको ठंडा करने का कार्य करता है। कोयला तो पानी को गर्म करता है, वाष्प बना देगा, ये पानी से वाष्प बन गई। इस वाष्प को क्या करता है वापस, ये देखो क्या करता है शीतलक, क्या करेगा, इस वाष्प, ये वाष्प है, जो वाष्प ठंडी है वो इधर आ जाती है और शीतलक में आ जाती है। शीतलक का काम क्या है, इस यहाँ पे जो पानी है उसको ठंडा करते रहना, मतलब ज्यादा हीटिंग नहीं आने देना उसको, ठीक है, इसका कार्य है। और यहाँ पे जो वाष्प है वो क्या करती है, टरबाइन के अंदर जाती है, जिस टरबाइन घूमती है और विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ पे शीतलक है, फिर बताता हूँ वाष्प से
जो वाष्प ठंडी जाती है वो वाष्प क्या होती है, शीतलक में जाती है और शीतलक में जाके वापस पानी के अंदर, पानी वापस ये शीतलक का यहाँ पानी जाती है, पानी ध्यान रखना ये पानी चली गई तो इससे क्या होगा कि ज्यादा मात्रा मतलब कि एक लिमिटेड मात्रा के अंदर ये प्रोसेस चलता रहेगा चक्र, और इस प्रकार हमें एक समान रूप से सेम टू सेम रूप से, ठीक है, सेम टाइम समान रूप से हमें यहाँ पे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो ये इसका ब्लॉक आरेख है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का ब्लॉक आरेख जो आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे इसके 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4 सॉरी 5 है, तो आपको 5 डब्बे याद रखने हैं, फिर बना के आना है। अब करते हैं हमारे कोयला संयंत्र। कोयला संयंत्र क्या होता है, अभी बताया था कोयले के दहन से, आपको डायग्राम में अभी दिखा दूंगा। कोयला संयंत्र क्या होता है बताएंगे, कोयले को जो जलाते हैं तो उसमें रासायनिक प्रक्रम होता है, तो कोयले के रासायनिक प्रक्रम द्वारा क्या करते हैं, मतलब पानी को वाष्प में परिवर्तित करते हैं, और वाष्प में परिवर्तित करने के बाद टरबाइन से टरबाइन घुमाते हैं, और उस समय जो विद्युत ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। किससे कर रहे हैं, कोयले संयंत्र से। अब देखो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है इसका कोयले का, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम के तहत हम यहाँ पे कोयले से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है नाभिकीय संयंत्र, एक हो गया, छोटे छोटे लिखना बस आपको 2-3 लाइनें लिखनी इसमें। दूसरा है नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र क्या है कि इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे विखंडन करते हैं, किसी भी एक रेडियोएक्टिव नाभिक लेते हैं और उसका हम विखंडन करते हैं, और विखंडन करने के बाद फिर उसको उसमें वही पानी उसके ऊपर से पानी प्रवाहित करते हैं, पानी वाष्प परिवर्तित होगा, वो वाष्प प्रणाली में जाएगी, घूमेगी, सेम टू सेम कोयले वाली प्रोसेस है, ठीक है। तो जो वाष्प होगी वो क्या करेगी, टरबाइन में जाएगी, और टरबाइन में जाने के बाद वहां से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा वाष्प होगी वापस शीतलक में आएगी। ये प्रक्रम चलता रहेगा, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, बस इसके अंदर नाभ के विखंडन से प्राप्त होगी विकिरण, ठीक है। आपको क्या देखना है, डायग्राम देख लो, अभी डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पे। इस डायग्राम में ये जो है नाभिकीय संयंत्र का डायग्राम है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, जल विद्युत संयंत्र। अभी जल विद्युत संयंत्र क्या है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये आपने देखा भी होगा कि जो बांध वगैरह होते हैं, नदी होती है, नदियां, उनके ऊपर क्या करते हैं, बांध बना देते हैं। और बांध क्यों बनाते हैं, ताकि जो पानी है उसका मतलब बांध बनाते हैं नदी के ऊपर, तो वो जो पानी है उसका क्या होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी पानी की, और जब हाइट बढ़ती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। मतलब क्या करते हैं, नदी के ऊपर पानी, क्या बोल रहा हूँ, नदियां जो है नदी के ऊपर बाढ़ बना देते हैं, मतलब बांध बना देते हैं, ताकि पानी की ऊंचाई बढ़ जाए। ऊंचाई बढ़ गई तो इसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था U बराबर mgh। जब हमने h का मान बढ़ा दिया तो समानुपाती U, मतलब h का मान बढ़ाया तो U का मान भी बढ़ेगा, स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। स्थिति ऊर्जा बढ़ गई तो इस ऊर्जा का उपयोग फिर क्या करता है, फिर बाद में इस पानी को पता है आपको खोलते हैं, मतलब कि क्या करता है, इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ गई तो इस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उनका जो मतलब कि जो ऊंचा हाइट का वो लिया था हमने, बांध बनाया था, उसको बाद में खोलते हैं उसके पानी को, उससे जो मतलब कि तेज गति का जो वाटर पानी मिलता है उसको टरबाइन में ले जाते हैं, घुमाते हैं, और हमें वहां पे विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है गाइस। ये हो गया। चौथा है पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र ये क्या है, इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत इसके अंदर ये अभी आधुनिककरण का एक ऐसा उपकरण है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हितकारी है, हितकारी जान तो लाभदायक है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो पवन ऊर्जा होती है उसको पंखों के माध्यम से, पवन चक्कियां जो होती है उनकी सहायता से क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। उसको वायु, जो वो पवन चक्कियां घूमती हैं हवा में होती है बहुत बड़ी बड़ी, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, डायग्राम आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वो पवन चक्की जब घूमती है तो उससे हमें विद्युत का उत्पादन, मतलब विद्युत हमें प्राप्त हो जाती है। ओके गाइस, अब चलते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र से। सौर ऊर्जा संयंत्र को भी आप डायग्राम में देख पा रहे हो। डायग्राम में सौर ऊर्जा संयंत्र के अंदर बता रहा है कि भाई सौर ऊर्जा संयंत्र है, तो क्या बताएंगे कि भाई सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो क्या करता है कि जैसे ही किसी सोलर मतलब लेंस पे दर्पण भी गिरता है तो उसको क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित कर लेते हैं, फिर उसका जो प्रकाश है उससे हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। किसके अंदर, सौर ऊष्मा संयंत्र। तो उसमें ऊष्मा हमें प्राप्त हो जाती है, उस ऊष्मा का उपयोग करके हम मतलब कि मिरर के अंदर उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे दर्पण में या लेंस में, किसको, सूर्य के प्रकाश को। फिर उससे जो उत्पन्न ऊष्मा होगी उससे हम टरबाइन में घुमाते हैं और वहां पे सौर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट बचता है सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। ये क्या होता है, ये हम आपने भी देखा होगा घरों में प्राय, ये ऐसे मतलब ऊर्जा संयंत्र होते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, बहुत बड़ी और प्लेटें होती है, जैसा आप बोर्ड देख पा रहे हो, ऐसे प्लेट होती है बड़ी बड़ी, और इसको हम छत पे लगा देते हैं। सूर्य का प्रकाश इस पे गिरता है, फिर क्या करता है, सूर्य का प्रकाश जैसे इस पे गिरता है तो उसके अंदर जो
मतलब जो प्लेट है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धातु के, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फोटोन, सूर्य का जो प्रकाश आता है उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन जैसे इस पे कलेक्ट आके गिरेंगे तो उनका तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देते हैं, धातु के इलेक्ट्रॉन को। और वो इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो हमें वहां पे इलेक्ट्रॉन, धातु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कर देंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो वहां धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो इसका उपयोग आजकल बहुत जगह किया जा रहा है, और वर्तमान में लगभग हर जगह आपको स्टेशनों पे, तो जो रेलवे स्टेशन है वहां पे तो बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है। तो आप वहां पे देख सकते हो। और इसी ये सौर प्रकाश वोल्टेज संयंत्र ऊर्जा के अंदर इतना लिखना है आपको, ठीक। ओके गाइस, ये आप डायग्राम में देख लो, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये गाइस। इसका एक फायदा और बताता हूँ आपको, सौर ऊर्जा वोल्टेज ऊर्जा सबसे ज्यादा उपयोग है कि जैसे आपके घर में अगर एक्स्ट्रा लाइट उत्पन्न होती है इसके कारण, तो आप क्या करते हो, डबल मीटर लगवा सकते हो। 1 मीटर के अंदर आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो, 200 मीटर की लाइट है उसको आप सरकार को दे सकते हो, और वहां से पैसा भी प्राप्त, मतलब बिजनेस भी आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए कितना बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आप वहां पे इसका मतलब बहुत ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो हम लेते हैं लाइट सरकार से, लेकिन हम दे भी सकते हैं और हमें पैसे मिल सकते हैं उससे। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे जो लास्ट टॉपिक है ऊर्जा का क्षय। ये भी आपको यहीं पे पढ़ाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनर्जी। सॉरी, एनर्जी पढ़ ली, इसका बाद पढ़ेंगे पावर। तो देखो ऊर्जा का क्षय किस किस प्रकार से हो सकता है। देखो अब पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे उष्मा ऊर्जा के बारे में। उष्मा ऊर्जा के बारे में क्या बताएंगे, वे किसी वस्तु पे जब कार्य करते हैं, ठीक है, तो उस ऊर्जा की, उस वस्तु की ऊर्जा में कमी आती है। ऊर्जा में कमी किस में जाती है, देखो उस वस्तु के अंदर घर्षण होता है, प्रतिबाधा वगैरह के अंदर क्या ऊर्जा में कमी आ गई। अब जो ऊर्जा में कमी होगी, ये जो कमी है, ये कमी, इस कमी के कारण क्या होती है, वस्तु गर्म हो जाती है, ठीक है। और गर्म होगी तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगी, मतलब गर्म होगी तो उसके अंदर जो ऊर्जा, मतलब ऊर्जा उस वस्तु से निकलेगी तो उष्मा के रूप में निकलेगी। तो मैं ये बता रहा हूँ, उष्मा के रूप में वस्तु की क्या हो गई, मतलब कि उष्मा के रूप में ऊर्जा की क्या हो गई, हानि हो गई, हम ये तो बता रहे हैं। तो ये दूसरा वाला प्रकाश ऊर्जा, तो बोले सभी प्रकार की दहन प्रक्रियाओं में, सभी प्रकार की दहन प्रक्रिया के अंदर प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या होती है, ऊर्जा खर्च हो जाती है, ठीक है। और उसको कुछ भाग अनुपयोगी हो जाता है, जैसे मोमबत्ती का जलना, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखो ध्वनि ऊर्जा के बारे में क्या बताएंगे कि भाई कोई भी वस्तु है उसके अंदर घर्षण होता है, टक्कर होता है, तो उसके कारण क्या होता है, ऊर्जा में हानि हो जाती है। क्या होता है, ऊर्जा में हानि हो जाती है, जिसके कारण ऊर्जा कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी खर्च हो जाता है। ओके गाइस, ये ध्वनि ऊर्जा के रूप में ऊर्जा की हानि हो गई, इतना आप लिख सकते हो। अब हम इसी वीडियो में थोड़ा सा बताते हैं आपको कि किस प्रकार से ऊर्जा के काम को कम किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ऊर्जा को कम करने के लिए सीधे सीधे बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें से सबसे पहले तो ये कि जैसे आप घर से बाहर जाते हो तो आपको रूम के बाहर निकलते हैं, आपको घर के अंदर जो भी मतलब बिजली, विद्युत ऊर्जा का जो भी उपकरण है, जैसे लाइट, पंखे वगैरह, टीवी, तो उसको चलते हुए नहीं छोड़ना है। उनको हमेशा के लिए क्या करना है, मतलब कि उन्हें जैसे बाहर जाते हो तो आपको बंद कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है उनको, ताकि लाइट को हम ज्यादा ज्यादा सेव कर पाए। और इसके लिए और अच्छे उपाय बताऊं तो आपको घरों में बल्ब जो आता है 100 वाट का आता है, उस बल्ब के स्थान पर आप यदि CFL LED का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक भी होगा, और आपके घर का पैसा भी सेव बचेगा, क्योंकि लाइट कम खर्च होगी। तो ये तो बात सीधा है कि उसमें आपका स्पेंड आता है वो कम से कम होगा, खर्चा आपका कम से कम हो पाएगा। ओके गाइस, और इसी प्रकार जो अब आने वाले टाइम में आपको पता है कि जैसे हम घर में कोई सामान लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक सामान लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टीवी हुआ, मतलब एलसीडी आती है, आपके फ्रिज हुआ, तो इनके अंदर क्या होता है, स्टार रेटिंग वाला सिस्टम होता है। तो आप स्टार रेटिंग के बेस पर भी मतलब वो जो आप इलेक्ट्रिक सामान लेके आते हो उसको आप खरीद सकते हो, जिससे आपकी ऊर्जा के अंदर हानि कम से कम होगी। और इसी के साथ आप अभी जो नए घर बनाए जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, वहां पे उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि घरों में जो ईंटें हैं, उस मतलब घरों को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, घरों के रूम को ठंडा रखने के लिए हम कुछ अलग ईंटें, मतलब उष्मारोधी ईंटों का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से उष्मारोधी ईंटों का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, या तो उष्मारोधी ईंट का उपयोग करो, या फिर हम वहां पे खोखली ईंटों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे घर के अंदर, हमारा जो घर है उसके अंदर तापमान एक समान बना रहे, अर्थात वो ठंडा रहे, वातानुकूलन के प्रति, मतलब मौसम के प्रति वो उस वैसा एडजस्ट करने में सहायक होगा। ओके गाइस, तो ये थे इसके अंदर विद्युत ऊर्जा को कम करने के उपाय, जिससे क्या हमारे जो पंखे हैं, एसी है, उनका खर्चा भी हमारे लिए बच सकता है। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पावर के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज लाइक कर दें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।